अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। तहरीक इंसाफ ने नया इत्तेहाद बना लिया है और फिर से वफाक और पंजाब में हुकूमत बनाने का दावा भी कर दिया है, मगर नून लीग और पीपल्स पार्टी का मुमकिन इत्तेहाद अब तक शराकत इक़्तिदार का कोई मुत्तफ़िक़ा लाएअमल सामने नहीं ला सका है। दोनों जमातों की राब्ता कमेटियों के इजलास अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके हैं और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने फिर से काबीना का हिस्सा बनने से वाज़ेह तौर पर इनकार कर दिया है। मगर इस दौरान तहरीक इंसाफ ने आज बाज़ाब्ता तौर पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद कर लिया है, जिसके तहत कौमी असम्बली, पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अराकीन तस्वुर किए जाएंगे और इसी प्लेटफॉर्म से इलेक्शन कमीशन से मखसूस नशिस्तें हासिल करने की कोशिश की जाएगी। और आज तहरीक इंसाफ ने एक दफ़ा फिर यह ऐलान भी कर दिया है कि मरकज़ में और पंजाब में हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं, मगर नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद भी नहीं करेंगे। अब से थोड़ी देर पहले तक भी नून लीग और पीपल्स पार्टी की मीटिंग होती रही। इत्तलात यही आती रही कि नून लीग इस बात के लिए तैयार नहीं है कि पीपल्स पार्टी के बगैर और पीपल्स पार्टी को काबीना में शामिल किए बगैर वो आगे बढ़े। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कल भी इस बात का ऐलान कर दिया कि वो नहीं बनेंगे हिस्सा, मगर साथ में ये भी बताया कि उन्हें ऑफर की गई थी 3 साल और 2 साल वाला जो फार्मूला था कि 2 साल के लिए वो वज़ीर आज़म बने, मगर उन्होंने इनकार कर दिया। मीटिंग में शरीक थे कमरुज़्ज़मा कायरा साहब, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमरुज़्ज़मा कायरा साहब। बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। कायरा साहब, क्या कहा जा सकता है कि किसी न किसी नतीजे पर आप लोग पहुंचने वाले हैं या नहीं कहा जा सकता? देखिए शाहजेब साहब, पहली गुजारिश तो यह है कि हमने बहुत दिन पहले अपनी सीसी की मीटिंग करने के बाद मुस्लिम लीग को गो अहेड दे दिया कि आप गवर्नमेंट फॉर्म करें। सो हमारी तरफ से तावन तो आ गया। जरदारी साहब ने जॉइंट सिटिंग में जो आप लीडर्स की हुई, उसमें उन्होंने बाकायदा मियां शहबाज शरीफ साहब को अनाउंस कर दिया। हमारी तरफ से तो जवाब आ गया। अब इशू ये है कि हम उनके साथ, अब चौथा दिन था हमारा, 4 मुलाकातें हो चुकी हैं और इन मुलाकातों में हम उनसे यही चीजें तय कर रहे हैं कि आगे कैसे आगे बढ़ना है। हमारा कैबिनेट में आना किसी दिन भी एजेंडे पे नहीं था। हमने वो उनको भी चाहिए, उनकी भी ख्वाहिश थी, उनको भी चाहिए कि जो भी जमात हुकूमत में आती है तो वो यकसुई के साथ अपना काम करे। मैं आपको तसल्ली से ये बात कह रहा हूँ कि ये एजेंडे का हिस्सा ही नहीं था हमारी कमेटियों का, क्योंकि हम भी समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के चैलेंजेस ऐसे हैं, या तो कोई मुश्तरका हुकूमत होती या एक जमात को मुकम्मल आज़ादी दी जाए और सपोर्ट फराहम की जाए कि वो खुल के अपना काम करे और पाकिस्तान को इस बहरान से निकाले। 3 साल 2 साल वाले फार्मूले के ऊपर भी हमारा यही मौक़िफ़ था कि अगर हमने ये किया होता तो शाहजेब खानजादा साहब आज मेरा लत्ते ले रहे होते कि तुमने तो बारियां लगा ली हैं, ये कर लिया है, वो कर लिया है, और उससे ये भी होता कि यकसुई जितनी चाहिए वो ना होती। तो हम समझते हैं कि हमारा बहुत सारा काम हो चुका है, थोड़ी बहुत नोक पलक चल रही है अपने अपनी क़यादतों से बातें करके, तो इंशाल्लाह वो सेटल हो जाएगा। लेकिन अभी काफी दिन है, 29 तारीख को अजलास होना है, या 28 को हो जाएगा, एक दिन पहले 27 को हो जाएगा, उसमें भी अभी 8-9 दिन बाकी है। तो क्या ऐसी जल्दी है कि अभी तक क्यों नहीं हुआ, ये तो कोई समझ ही नहीं आ रही कि ये क्या सवाल हो रहा है। वैसे मगर क्योंकि कल बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि हम नहीं बनेंगे काबीना का हिस्सा, बट नून लीग की तरफ से ऐसे स्टेटमेंट्स आए, साद रफीक साहब भी कि जी हम अकेले बोझ ना उठाएं, तो ये फिर एहसान इकबाल साहब ने भी कहा, तो कम से कम इस बात पर अब इत्तेफाक है, जो भी आप लोगों का नोक पलक ठीक हो रही है वो दीगर मामलात पर हो रही है, इस बात पर इत्तेफाक है कि आप काबीना का हिस्सा नहीं बनने जा रहे हैं। आपको तसल्ली से कह रहा हूँ कि ये हमारे एजेंडे का हिस्सा नहीं था। उन दोस्तों की अपनी तौर पर राय ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन मुस्लिम लीग की तरफ से ये डिमांड के तौर पे हमारे पास एजेंडे का हिस्सा नहीं था। सो इस पे ऊपर कोई डेडलॉक है नहीं। 3 साल 2 साल के ऊपर और हमने बातें कर ली, उसके ऊपर बात बहुत हो गई। हमारा तो इशू ये है कि आज तारीख है 19, अभी 8-9 दिन बाकी हैं कौमी असम्बली का अजलास होने में, और उस दिन जाके अभी स्पीकर का इलेक्शन होना है, अभी हलफ होगा, फिर स्पीकर का इंतखाब होगा, फिर कहीं जाके 2-3 तारीख को वजीर आजम के इंतखाब की बारी है। उस वक्त तक अपने हुकूमत के, और हुकूमत में हमने क्या करना है, हम उनके लिए फैसिलिटेशन कर रहे हैं कि हम ऐसी चीजें तय कर दें ताकि हुकूमत कल किसी नए डेडलॉक का शिकार ना हो। हम उससे कोई बंदरबांट तो कर नहीं रहे, तो गवर्नमेंट में शेयर ही नहीं ले रहे। वैसे अगर जैसे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि सदर आसिफ ज़रदारी साहब उम्मीदवार होंगे, अगर आपका अपना अपना उम्मीदवार अलग अलग हुआ तो तहरीक इंसाफ इस वक्त नंबर गेम में अपना सदर मुंतखब कराने में कामयाब हो जाएगी, तो कम से कम ये एजेंडे पर है कि जो भी आप कर रहे हैं उसके नतीजे में ज़रदारी साहब को नून लीग वोट देगी। देखिए ना शाहजेब, एक बात तो है कि अगर आप इत्तेहाद में चल रहे होते हैं तो ये तो नहीं होता कि एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन भी लड़ रहे होते हैं। जरदारी साहब बिल्कुल पीपल्स पार्टी का हक है, हम गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, पार्लियामान का हिस्सा तो है, पार्लियामान के ओहदों के ऊपर हम अपना कंटेस्ट कर सकते हैं, हम उनसे वोट भी मांगेंगे और हमारा हक है।
और इस वक्त मुज़ाकरात का भी हिस्सा है वो, जब आप उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। मुज़ाकरात का हिस्सा तो छोड़िए ना, इससे ज्यादा इस पर बात अभी करना मुनासिब नहीं है जितनी मैं कर सकता था, क्योंकि बाकी बातें तो फिर उस गुफ्तगू का हिस्सा है, वो अभी अमानत है। वैसे और पिछली हफ्ते ज़रा पहले एक अचानक तहरीक इंसाफ ने पोजीशन ली कि हम अपोजिशन में बैठेंगे, वफाक में भी और पंजाब में भी, मगर फिर अचानक वो कह रहे नहीं हम हुकूमत बनाएंगे। तो आपकी तरफ से यह तय है कि आप नून लीग को वोट देंगे, बाकी चीज़ों पर अब बात हो रही है, उन्हीं की वज़ारत इस्मा के लिए वोट देंगे? देखिए, गुजारिश ये है कि तहरीक इंसाफ के कहने में और करने में कितना फर्क है। क्या आपकी नजर में वो ये काम कर सकते हैं, हुकूमत बना सकते हैं, पंजाब में हो या मरकज में? सब जिस बात पर वो कह रहे हैं वो ये कि फॉर्म 45 के हिसाब से हम जीते हैं, और कल बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी अपनी तकरीर में कहा कि ये जो हुकूमत बनेगी ये फॉर्म 45 वाली होगी, यानी वो भी इस पर एतराज़ कर रहे थे और इस खदशे का इजहार कर रहे थे कि बड़ी मुतनाज़ हुकूमत होगी और बड़े वीक ग्राउंड पर खड़ी होगी। ये तो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इसके बारे में कई और जमातों के भी हैं कि इलेक्शन में धांधली हुई है, कौन से इलेक्शन के अंदर ये एतराज़ नहीं रहे, लेकिन हुकूमतें तो फॉर्म होनी है जो लोग नोटिफाई हुए उनके ऊपर। इस वक्त उनकी जो स्ट्रेंथ है असेंबली में, कल फर्ज करें वो कहते हैं कि हम कोर्टों में गए हैं, हमारा ये हो जाएगा, तो क्या कोर्टों से पहले ये काम तो नहीं हो जाना? अभी गवर्नमेंट फॉर्म होनी, उनके पास अभी इतनी तादाद तो नहीं है, लिहाजा उनके दावे में एक पॉलिटिकल स्लोगन की हद तक तो वो बात अपनी जगह, लेकिन अमलन क्या ये मुमकिन है कि जो स्ट्रेंथ उनकी इस वक्त नोटिफाइड है उसके ऊपर वो गवर्नमेंट फॉर्म कर सके पंजाब में और मरकज में? क्या मुमकिन है सब? और क्या इस वक्त पीपल्स पार्टी के ऊपर कोई दूसरा प्रेशर भी नहीं है कि उन्हें वफाक में हुकूमत में जाना चाहिए? जो हो रहा है पॉलिटिकल पार्टी टू पॉलिटिकल पार्टी गुफ्तगू में हो रहा है। मैंने अर्ज किया कि गवर्नमेंट का हिस्सा हम नहीं होंगे, पार्लियामान का हिस्सा होंगे, ये पहले दिन से हमारा तयशुदा है। बहुत शुक्रिया। कमरुल समा कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे। अंदर की खबर क्या है, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी महमद सरफराज साहबा। महमद सरफराज साहबा, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अंदर की खबर भी वही है जो बाहर की खबर है कि जी ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई, कोई ऑफर भी नहीं आई और कोई दबाव भी नहीं है, और पीपल्स पार्टी अपने पहले दिन की पोजीशन पर कायम है, या कुछ ना कुछ हो रहा है? जी देखिए शाहजेब, जो मेरी जो कुछ अहम ज़राए से बात हुई है तो उससे तो यही मालूम हुआ है कि अभी तक वैसे तो पीपल्स पार्टी का फैसला यही है कि वो वजारतें नहीं लेंगी। बिलावल भुट्टो साहब ने भी ठट्ठा में यही बात की थी, लेकिन उसके साथ साथ सुनने में ये भी आ रहा है कि अब प्रेशर थोड़ा सा बढ़ गया है कि पीपल्स पार्टी भी काबीना का हिस्सा हो, हुकूमत का हिस्सा हो, और उसमें कुछ नून की भी अमल दखल है। जिस तरह आपको याद होगा कि क़ादी साद रफीक साहब ने कुछ ट्वीट की थी जिसमें दो बड़ी अहम बातें थी। एक थी कि वफाकी हुकूमत की तश्कील मुस्लिम लीग नून की नहीं, पार्लियामान में मौजूद तमाम जमातों की मुश्तरका जिम्मेदारी है, और दूसरी बात थी कि मुस्लिम लीग नून को कांटों का ये ताज अपने सर पे सजाने का कोई शौक नहीं है। तो ये जो चीज़ थी ये भी उस प्रेशर का एक हिस्सा है। लेकिन ये मैं ज़रूर आपको कहूँगी कि पीपल्स पार्टी की कोशिश तो यही है कि वो रेजिस्ट करें इस प्रेशर को, और अभी कोई हतमी फैसला नहीं हुआ, लेकिन जो भी फैसला होगा वो अगले 1-2 दिन में हमारे सामने आ जाएगा। मगर ये जो प्रेशर वाली बात है, अब वैसे भी जमातें आमतौर पर चाहती हैं कि जी पावर शेयरिंग में उनका हिस्सा हो, उनकी पार्टी को मदद मिलती है, उनके मुख्तलिफ रहनुमा जो पंजाब में हैं अगर वो पंजाब में भी हिस्सा बनते हैं उन्हें हेल्प मिलती है, फंडिंग में हेल्प मिलती है। तो क्या वजह क्या है कि तहरीक इंसाफ इतना ज़्यादा फासला इख्तियार करना चाहती है हुकूमत से कि जी बस आपको सपोर्ट कर देंगे, हमें नहीं चाहिए कोई पावर शेयरिंग? देखिए, पीपल्स पार्टी का तो उसमें शायद बहुत क्लियर एक वो चीज़ है, बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि हमारे बगैर किसी की भी कोलिशन गवर्नमेंट बनती तो नहीं है, और हमने सिस्टम के अंदर रहकर हमने जो है हुकूमत साजी भी अगर हमें करनी पड़ी तो हम वो करेंगे, लेकिन सिस्टम के अंदर रहकर, ताकि जमहूरियत बच जाए, ताकि ये जो पार्लिमानी निज़ाम है ये बच जाए। क्योंकि सबको इस चीज़ का मालूम है कि अगर जो है ये जमातें हुकूमत नहीं बनाती और इस तरीके से मामला जो है वो अटक जाते हैं कहीं, तो फिर उसका फ़ायदा जो है वो गैर जमहूरी कुव्वतें ना उठाएं, फिर उससे कोई ऐसा निज़ाम ना हो कि यानी कि जिसके अंदर एक तीसरा ऑप्शन इस्तेमाल किया जाए। तो मेरे ख्याल में इस वजह से पीपल्स पार्टी एक मजबूरी के तहत, लेकिन एक बहुत अहम वजह यही है कि वो सिस्टम ना लपेटने, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने हमेशा जब भी बात की उन्होंने कहा कि हम इन हाउस और सिस्टम के अंदर रहकर ही काम करना चाहते हैं, तो वो किसी भी गैर जमहूरी ताकतों को वो इस चीज़ का फायदा नहीं उठाना देना चाहते। अच्छा, और जो ज़रा एक दबाव की बात हो रही है, आपके आला ज़रा इस हवाले से बता क्या रहे हैं कि दबाव सिर्फ नून लीग की तरफ से है या बाहर से दबाव है कि तहरीक इंसाफ को, पीपल्स पार्टी को किसी भी तरीके से नून लीग के साथ जाना चाहिए काबीना में?
देखिए, जो दबाव है वैसे तो आपने नून लीग के क्योंकि लीडर्स की भी बात की, नून लीग के लीडर्स तो पहले दिन से कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी अगर होगी तो फिर शराकतदार होगी, तो जो नून लीग का भी दबाव है, फिर वो दबाव कहीं और से भी फिर मिलकर आ जाता है। तो इस वक्त जो है प्रेशर को रेजिस्ट करने की तो कोशिश की जा रही है पीपल्स पार्टी की तरफ से, लेकिन देखते हैं कि हतमी फैसला क्या होता है। बहुत शुक्रिया। मेहुल सरफराज इस हवाले से अंदर की तफसीलात बता रही थी कि दबाव बहरहाल है, मगर क्या फ़ैसला होगा ये बड़ा अहम होगा, क्योंकि कायरा साहब इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि भाई ये तो बात हुई नहीं है, हम अभी तक इस बात पर कायम है जो हमारे पहले दिन से बात थी, बाकी जो मुआहदा है उसकी नोक पलक ज़रूर ठीक की जा रही है। इतलातें आ रही हैं कि आज भी दोबारा मुमकिन है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की जो कमेटी के अरकान हैं वो बैठें और बैठ कर दोबारा मुज़ाकरात रिज्यूम हो। अपनी अपनी पार्टी से उन्होंने रब्ता किया है, जो मुआहदे के जो भी खदोखाल होंगे, मतरजात होंगे, उस पर बात हुई है। दूसरी तरफ जैसे हमने बताया कि तहरीक इंसाफ आगे बढ़ी है ताकि वो किसी भी तरीके से अपनी रिजर्व सीट ले सकें। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि नोटिफिकेशन के बाद आज़ाद उम्मीदवारों को 3 दिन में किसी पार्टी को ज्वाइन करना होता है, इसलिए पीटीआई के हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान कौमी असम्बली, पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार करेंगे ताकि हम अपनी मखसूस नशिस्तों को प्रोटेक्ट कर सकें। नोटिफिकेशन के मुताबिक आज़ाद कैंडिडेट ने विद इन 3 डेज ज्वाइन करना होता है किसी पार्टी को। अब कंसेंसस के साथ हमारा ये फैसला हो चुका है कि हमारे कैंडिडेट्स वो नेशनल असम्बली में और वो प्रोविंशियल असम्बली पंजाब और प्रोविंशियल असम्बली केपी के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को एज अ पार्टी ज्वाइन करेंगे। हमारे कैंडिडेट अपने एफिडेविट कल जमा करा चुके हैं हमारे पास, और रीज़न यही है, आपको मालूम है कि नेशनल असम्बली में 70 रिजर्व सीटें मौजूद हैं। इसी तरह पूरे मुल्क में 227 रिजर्व सीट्स है। ये सीटें मिलती है उन सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज। तहरीक इंसाफ ने बिलाखिर फैसला कर लिया है, लेकिन इस फैसले से पहले तहरीक इंसाफ को पेचीदा सूरत हाल का सामना करना पड़ा। जमात इस्लामी, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और पीटीआई पार्लियामेंटेरियन से इत्तेहाद की खबरें गर्दिश करती रहीं, मगर साथ ही कुछ जमातों के हवाले से पार्टी के अंदर तशवीश और तहफ़्फ़ुज़ात की खबरें भी सामने आती रहीं। आज पीटीआई के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद के ऐलान से पहले भी बीबीसी में इसी मौजू पर खबर शाया हुई थी, जिसमें पीटीआई के रहनुमा बैरिस्टर सैफ का मौक़िफ़ था कि तहरीक इंसाफ की सफ़ों में ये तशवीश भी पाई जाती है कि पार्टी को किसी एक फ़िरक़े की नुमाइंदा जमात में शमूलियत इख्तियार नहीं करनी चाहिए। जब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से मुज़ाकरात शुरू हुए तो फिर पार्टी के अंदर से ये एतराज़ उठा कि ऐसे शिद्दत पसंद ग्रुप तहरीक इंसाफ के अरकान और कारकुनान के लिए काबिल कबूल नहीं है। इसके अलावा जमात इस्लामी के साथ भी मुज़ाकरात अच्छे रहे, मगर पार्टी ने कहा कि वो मजहबी तशख़्ख़ुस वाली जमात है, जबकि वफाक में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्त भी मुकम्मल नहीं है। बैरिस्टर सैफ के मुताबिक इस वक्त तहरीक इंसाफ को गैर मशरूत हिमायत की ज़रूरत है, मगर साथ साथ ऐसी जमात की भी तलाश है कि जिससे सियासी और कानूनी चैलेंजेस से भी निपटा जा सके और अपने कारकुनों को भी मुतमईन रखा जा सके। बहरहाल तहरीक इंसाफ ने आज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद कर लिया है ताकि पार्टी को अपनी नशिस्तों के हिसाब से मखसूस नशिस्तें मिल सकें। सिर्फ यही नहीं, वहीं तहरीक इंसाफ में अब ये कन्फ्यूजन भी सामने आ रही है कि वो हुकूमत बनाने की कोशिश कर रही है या अपोजिशन में बैठने का फैसला हो गया है। जुम्मे को तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर सैफ ने ऐलान किया था कि तहरीक इंसाफ ने वफाक और पंजाब में अपोजिशन में बैठने का फैसला किया है, मगर पार्टी के वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार उमर अयूब अब भी हुकूमत बनाने के दावे कर रहे हैं। आज एक दफ़ा फिर उन्होंने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन करने के बाद वफाक और सूबों में हमारी ही पार्टी हुकूमत बनाएगी और पहला काम इमरान खान और बुशरा बीबी समेत पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों की रिहाई होगा। हुकूमत सूबों में और कौमी सतह पे नेशनल असेंबली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे जो कैंडिडेट्स आए हैं और उसके बाद वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाएंगे। हमारी ही पार्टी इंशाअल्लाह ताला हुकूमतें बनाएगी और सबसे पहला काम होगा कि हमारे दिलों पे राज करने वाले वजीर आजम इमरान खान साहब, बुशरा बीबी की रिहाई, उसके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी साहब, चौधरी परवेज इलाही साहब, हमारी खवातीन जो इस वक्त पाबंद सलासल हैं, हमारी सीनियर खवातीन मेंबरान फौरन पाबंद सलासल से रिहाई, और हमारे मर्द हजरात हैं, सीनियर लीडरशिप है जो पाबंद सलासल है, उनकी रिहाई। हमारे वो वर्कर्स जिन्होंने इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नजरिए के ऊपर हकीकी आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी और जिन पे FIRs हैं और वो पाबंद सलासल हैं, उनकी फिल फॉर रहाई, उसके लिए हमारा ये हदफ होगा, उस पर हम लोग काम करें इंशाअल्लाह ताला। इस वक्त तहरीक इंसाफ ये दावा कर रही है। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुज़ाकरात हो रहे हैं, जिसकी अपडेट कायरा साहब भी दे रहे थे कि हमारा जो पहले मौक़िफ़ था वही मौक़िफ़ है, जबकि कल खुद
पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जलसा में दावा किया कि उनसे कहा गया था कि पहले 3 साल हमें दे दें और आखिरी 2 साल आप वजीर आजम बने, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। मुझे कहा गया है कि पहले 3 साल हमें दे दे, आखिरी 2 साल आप वजीर आजम बने। मैंने इस बात को मना किया है। मैं इस तरीके से वजीर आजम नहीं बनना चाह रहा हूं। अगर मैं वजीर आजम बनूंगा तो ठट्टों के अवाम, पाकिस्तान के अवाम मुझे मुंतखब करके बनाएंगे। जो हमारे पास आए हैं, हमारे वोट मांगे हैं, हम उनके साथ आगे बढ़ेंगे, उनसे कोई वजारतें नहीं लेंगे। अब एक और दिलचस्प सूरत हाल है, क्योंकि जब पहली दफ़ा यह खबर सामने आई थी तो नून लीग ने इस खबर की तरदीद कर दी थी, मगर अब बिलावल भुट्टो जरदारी ने इसके बरक्स दावा कर दिया और कह दिया है कि नून लीग की तरफ से उन्हें यह ऑफर की गई थी। दूसरी जानिब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद से कामयाब करार दिए जाने वाले नून लीग के 3 कौमी असम्बली के उम्मीदवारों की कामयाबी की नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने आज यह अहकाम जारी किए हैं। इन तीनों अराकीन में NA46 से अंजुम अकील, NA47 से तारिक फजल चौधरी और NA48 से राजा खुर्रम शामिल हैं। राजा खुर्रम ने आज़ाद हैसियत में कामयाबी हासिल की थी, मगर बाद में नून लीग में शामिल हो गए थे। इससे पहले इन तीनों अराकीन की कामयाबी के खिलाफ इनके मुखालिफ उम्मीदवारों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था, मगर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने दरख्वास्तों को निपटाते हुए मामला इलेक्शन कमीशन को वापस भेज दिया था, मगर दरख्वास्त गुजारों ने इस फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी, जिस पर आज 2 रुकनी बेंच ने अबूरी फैसला दे दिया है। इसके अलावा PTI के हवाले से हालात में तब्दीली की एक लहर दिखाई देने लगी है। तहरीक इंसाफ के रूपोच रहनुमाओं को हिफाजती जमानतें मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है, जिसके बाद 9 मई के बाद मंजर आम से गायब रहने वाले कई अराकीन मंजर आम पर आ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में नजर आ रहे हैं। साथ ही 9 मई के वाकयात के तनाजुर में पार्टी छोड़ने वाले रहनुमा दोबारा नजर आने लगे हैं और पछतावे का इजहार भी कर रहे हैं। अली जैदी और इमरान इस्माइल ने इंटरव्यूज दे दिए हैं, जबकि आज पेशावर हाई कोर्ट ने PTI के नामजद वजीर आला अली अमीन गंडापुर की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली, जबकि पेशावर हाई कोर्ट में ही आज एक तवील अरसे तक रूपोच रहने वाले तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर फैसल जावेद भी मंजर आम पर आ गए और अदालत ने उनकी भी हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। सिर्फ यही नहीं, आज ही पेशावर हाई कोर्ट ने PTI के रहनुमा आतिफ खान और शहराम तरकई की हिफाजती जमानतों पर भी 26 फरवरी तक की तौसी कर दी। इन दोनों रहनुमाओं ने हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू भी की। इससे पहले हालिया दिनों में उमर अयूब भी एक लंबी रूपोशी के बाद मंजर आम पर आए हैं और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर रहे हैं। उन्हें भी गुज़िश्ता हफ्ते पेशावर हाई कोर्ट ने 24 मुकदमात में हिफाजती जमानत दे दी थी। और दूसरी तरफ जिन रहनुमाओं ने तहरीक इंसाफ छोड़कर अपनी जमातें बनाई, वो अपनी ही पार्टियों की सरबराही से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। परवेज़ खटक इलेक्शन हारने के बाद PTI पार्लियामेंटेरियंस की सरबराही से मुस्ताफ़ी हो गए हैं और साथ ही पार्टी की बुनियादी रुकनियत भी छोड़ दी है। और जहांगीर तरीन इलेक्शन हारने के बाद इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की सरबराही से मुस्ताफ़ी होने के साथ साथ सियासत ही छोड़ गए हैं। क्या अचानक हवाओं का रुख तब्दील होने जा रहा है और मरकज़ में आखिर हुकूमत किसकी बनने जा रही है, ये सवाल अपनी जगह बरकरार है, मगर इस वक्त इम्कानात नज़र आ रहे हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी इस हवाले से आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी जानिब इलेक्शन के हतमी नतीजे आने के बाद एक तरफ जहां हुकूमत साजी के लिए सियासी जमातों में हलचल उरूज पर है, तो वहीं हर गुजरते दिन के साथ IMF के मौजूदा प्रोग्राम की मुद्दत भी ख़त्म हो रही है। लेकिन अभी तक इस मौजूदा स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को $1.1 अरब मिलना बाकी हैं। कर्ज की इस बकिया रकम को हासिल करने के लिए पाकिस्तान को जल्द IMF को इंगेज करना होगा, अपनी अब तक की कारकर्दगी उसे दिखानी होगी, जिसके बाद IMF का बोर्ड पाकिस्तान को कर्ज की मंजूरी देगा। लेकिन ये सब करने के लिए पाकिस्तान के पास वक्त इंतहाई कम रह गया है। सियासी अदम इस्तेहकाम अपनी जगह नजर आ रहा है और अगर पाकिस्तान मौजूदा प्रोग्राम भी पूरा नहीं करता तो नई आने वाली हुकूमत पर पहले ही डिफॉल्ट की तलवार लटकना शुरू हो जाएगी। इन सब खदशात का इजहार आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने अपनी आज जारी होने वाली नई रिपोर्ट में किया है, जिसमें पाकिस्तान के सियासी अदम इस्तेहकाम के मुल्क के मुआशी मुस्तकबिल पर असरात की भी निशानदेही की गई है। फिच की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के इलेक्शन का नतीजा, जिससे मुस्तकबिल करीब में सियासी गैर यकीनी बरकरार रहेगी, वो मार्च में ख़त्म होने वाले स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम की कामयाब तकमील के लिए IMF के साथ मुआहिदों में पेचीदगी पैदा कर सकता है। पाकिस्तान की क्रेडिट प्रोफाइल के लिए नया मुआहिदा कलीदी हैसियत रखता है और हम तवक्को करते हैं कि वो जल्द ही चंद माह में हासिल कर लिया जाएगा। लेकिन तवील मुज़ाकरात या नया मुआहिदा तय न होने की सूरत में पाकिस्तान की बैरूनी फंडिंग के खदशात बढ़ सकते हैं, जिससे डिफॉल्ट का खतरा भी बढ़ सकता है। फिच के मुताबिक हालिया महीनों में पाकिस्तान की बैरूनी फाइनेंसिंग में बेहतरी आई है। स्टेट बैंक के मुताबिक 9 फरवरी को पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर $8 अरब थे, जबकि 3 फरवरी 2023 को यही ज़र मुबादला के ज़खायर $2.9 अरब पर थे। बहरहाल ये अभी भी पाकिस्तान की बैरूनी अदायगियों की ज़रूरत से कम है, जिसके बारे में हमारी तवक्को है कि आइंदा कुछ सालों तक पाकिस्तान की बैरूनी अदायगियाँ ज़र मुबादला के ज़खायर से ज़्यादा रहेंगी। हमारे अंदाजे के मुताबिक रवा माली साल पाकिस्तान बायलैटरल कर्ज के रोल ओवर के अलावा पहली 2 तिमाहियों में $18 अरब के कर्ज हदफ का निस्फ हिस्सा भी हासिल नहीं कर सका है। फिच के मुताबिक
पाकिस्तान की कमज़ोर एक्सटर्नल पोजीशन का मतलब है कि आइंदा आने वाली हुकूमत के एजेंडा में सबसे फौरी इशू मल्टीलैटरल और बायलैटरल पार्टनर से कर्ज हासिल करना होगा। ऐसा लगता है कि इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों की मजबूत कारकर्दगी के बावजूद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिलकर इत्तेहादी हुकूमत बनाएंगे। स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम के बाद एक नई डील के लिए मुज़ाकरात और उसके तहत तय पाने वाली पॉलिसी कमिटमेंट्स को पूरा करना न सिर्फ IMF बल्कि बाकी इदारों से कर्ज हासिल करने के लिए भी अहम होगा और आइंदा आने वाले अरसे में पाकिस्तान के मुआशी मुस्तकबिल पर असरअंदाज होगा। फिच के मुताबिक नई IMF डील को हतमी शक्ल देना चैलेंजिंग होगा। मौजूदा स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम एक अबूरी पैकेज था और हमारा मानना है कि इसके बाद कोई भी नया प्रोग्राम मजीद सख्त शराइत के साथ आएगा जिसकी पाकिस्तान के अंदर से मज़ाहमत सामने आएगी। इसके बावजूद हमारा मानना है कि पाकिस्तान को दरपेश मुआशी चैलेंजेस और महदूद मुतबादिल की वजह से किसी भी किस्म की मज़ाहमत पर काबू पा लिया जाएगा। फिच के मुताबिक मुस्तकिल सियासी अदम इस्तेहकाम IMF के साथ होने वाले मुज़ाकरात को तूल देने, मल्टीलैटरल और बायलैटरल पार्टनर से मदद मिलने में ताख़ीर और रिफॉर्म्स नाफिज करने में रुकावट पैदा कर सकते हैं। हमारा मानना है कि नई हुकूमत आने के बाद IMF के साथ जल्द राब्ता करेगी, लेकिन सियासी इस्तेहकाम को दरपेश खतरात बुलंद रहने का इम्कान है। अगर PTI को मुसलसल साइडलाइन किया गया तो अवामी अदम इत्मीनान मजीद बढ़ सकता है। इलेक्शन से यह बात अयां हुई है कि PTI को अभी भी मजबूत अवामी हिमायत हासिल है। फिच की रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि पाकिस्तान की हुकूमत का IMF प्रोग्राम पर अमल करने का रिकॉर्ड बुरा है। पाकिस्तान IMF के साथ 24 प्रोग्राम्स में से आधे से भी कम प्रोग्राम्स में तयशुदा फंडिंग में से 75% से ज़्यादा फंडिंग हासिल कर सका है। अलबत्ता मौजूदा स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम में तय पाए गए टारगेट्स पर मुनासिब पेशरफ्त हुई है। हमें लगता है कि पाकिस्तान रिफॉर्म्स की ज़रूरत पर मजबूत इत्तफाक़ी राय मौजूद है पाकिस्तान में, जो आइंदा आने वाले किसी मुआहदे को नाफिज करने में मदद फराहम कर सकता है। फिच रिपोर्ट के मुताबिक हमारा मानना है कि पाकिस्तान की बैरूनी अदायगियाँ तब तक कमज़ोर रहेंगी जब तक पाकिस्तान में एक ऐसा प्राइवेट सेक्टर परवान नहीं चढ़ता जिससे आमदनी बरामदात के जरिए हो और जो बैरूनी सरमायाकारी हासिल कर सके या जिससे दरामदात पर इन्हिसार कम हो सके। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। इंतखाबात में धांधली का शोर अपने उरूज पर है और इस हवाले से कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। मुल्क में आम इंतखाबात हुए 11 दिन हो गए हैं मगर मुबैना धांधली का तनाज़ा अब तक जारी है। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा के इल्ज़ामात के बाद मुल्क भर में एक बार फिर इलेक्शन में धांधली की बहस ने शिद्दत इख्तियार कर ली है। अब से 2 दिन पहले रावलपिंडी के कमिश्नर ने आम इंतखाबात में बेज़ाब्तियों का एतराफ़ करते हुए मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया था और दावा किया था कि उन्होंने हारे हुए उम्मीदवारों को जीत में तब्दील कर दिया। रावलपिंडी डिवीज़न के 13 MNAs हारे हुए थे लेकिन उन्हें लीड दिलवाई गई। मुल्क के साथ खिलवाड़ किया मगर फिर रावलपिंडी, झेलम, चकवाल और अटक के DROs ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। सिर्फ यही नहीं, लियाकत अली चट्ठा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और यहाँ तक के चीफ जस्टिस को भी धांधली में मुलविस करार दिया था, जिसके बाद PTI ने बाकायदा इस मामले पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया और वाज़ेह किया कि चीफ जस्टिस इस कमीशन का हिस्सा ना हो क्योंकि कमिश्नर रावलपिंडी ने उन पर बराह रास्त इल्ज़ाम लगाया है। और फिर उसी दिन चीफ जस्टिस ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए हैं। इल्ज़ामात लगाना हक है लेकिन उसके लिए सबूत भी तो दे दें। कमिश्नर वो चीफ जस्टिस का नाम लेके इल्जाम लगा रहा है रिगिंग के हवाले से, तो आप उनसे पूछ लीजिए ना, सबूत कुछ है तो बता दें। मेरी जात को आप एक तरफ छोड़ दीजिए। अगर पाकिस्तान में इदारे हैं, इदारों को तबाह ना करें और अब एक तरह से मैं इदारे का एक सरबराह भी हूँ। अगर आप ऐसे इल्ज़ाम लगा दें बेबुनियाद, ना उसमें कुछ ज़रा सी भी सदाकत हो, ना ज़रा सी कोई सच्चाई हो, ना कोई सबूत पेश करें, आप कुछ भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं। कल मुझ पर कोई चोरी का इल्ज़ाम लगा दें, कोई कत्ल का इल्ज़ाम लगा दें। ये इल्ज़ाम लगाना आपका हक है तो मगर साथ साथ वो फ़राइज़ भी दे दीजिए, तो कुछ सबूत भी पेश कर देना। पहली बात, मेरा इलेक्शन से तो कोई ताल्लुक़ नहीं है। इलेक्शन जहाँ तक करवाना एक कोशिश हुई थी कि इलेक्शन ना भी हों, उनको 2 एक नहीं कई हुई थी, उनको भी हमने रुकवाया। अगर कोई ब्यूरोक्रेट ऐसी बात करे तो वो क्या कह रहे हैं कि उन्हें खुद धांधली की है। उनका जी चीफ जस्टिस और सिकंदर सुल्तान राजा साहब जिम्मेदार हैं इस पर। सर कोई कंटेम्प्ट का नोटिस होगा? एक इदारे को मलाइन करना, इदारे के सरबराह को मलाइन करना। फितरी तौर पे मैं कंटेम्प्ट के खिलाफ हूँ क्योंकि देखिए एक ये ज़ात की बात नहीं, इदारे की बात है। अगर आप इदारों को तबाह करना चाहते हैं पाकिस्तान में तो पाकिस्तान का आप नुकसान पहुँचा रहे हैं। अगर आपके पास सबूत है, ये तो बहुत अजीब सा बात कर दी, तो आइए पेश कर दें अपना सबूत। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने भी इन इल्ज़ामात की तरदीद की थी मगर साथ ही इस मामले की इंक्वायरी का ऐलान कर दिया था और आज बाकायदा
इलेक्शन कमीशन की आला सतह की तहकीकाती कमेटी ने इस मामले पर काम का आगाज कर दिया और जियो न्यूज के जराये के मुताबिक कमेटी ने लियाकत अली चट्टा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की ट्रांसक्रिप्ट के लिए पेमरा को खत लिख दिया है और रावलपिंडी डिवीजन के 6 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान ने तहरीरी बयानात भी जमा करा दिए हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। जराये के मुताबिक अब रावलपिंडी डिवीजन से कौमी असेंबली के 13 हलकों के आरओज के बयानात भी कलमबंद होंगे और कमेटी सूबाई असेंबली के 26 हलकों के रिटर्निंग अफसरान के बयानात भी कलमबंद करेगी। अब जहां इस मामले पर इलेक्शन कमीशन अपनी इंक्वायरी आगे बढ़ा रहा है, तो वहीं पंजाब की निगरान काबीना ने लियाकत अली चट्टा के खिलाफ मुकदमे के इंदराज की मंजूरी दे दी है और जराये के मुताबिक कमिश्नर रावलपिंडी के खिलाफ इलेक्शन एक्ट और ज़ाब्ता फौजदारी समेत दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज होगा। जबकि इससे पहले तफसीलात सामने आई थी कि पंजाब काबीना कमिश्नर रावलपिंडी के खिलाफ मुजरिमाना साजिश, इलेक्शन से मुताल्लिक झूठे बयानात और हत्या इज्जत की शिकों के तहत मुकदमा दर्ज करेगी। दूसरी तरफ गैर सरकारी तंजीम और इलेक्शन वॉचडॉग फाफिन ने इलेक्शन कमीशन पर जोर दिया है कि वो चैलेंज होने वाले इंतखाबी हलकों के नताइज का ऑडिट करे और इस हवाले से फाफिन ने मुख्तलिफ तजावीज़ भी दी हैं। फाफिन के मुताबिक जिन हलकों के नताइज को चैलेंज किया गया, इलेक्शन कमीशन उनकी जांच पड़ताल करे और ऑडिट में सियासी जमातों के उम्मीदवार और आज़ाद मुबस्सिरीन को भी शामिल किया जाए। इलेक्शन के बाद की सूरत हाल का तकाजा है कि इलेक्शन कमीशन फौरी रद्द अमल दे और मामले की तकनीकी तहकीकात कराई जाएँ, साथ ही सरकारी इलेक्शन दस्तावेजात की भी तहकीकात की जाएँ। फाफिन के मुताबिक प्रिजाइडिंग अफसर की सील या आरओ की सील के साथ खोले गए बैग्स को देखा जाए, बैलेट पेपर्स, अकाउंट बैग और जारी बैलेट पेपर्स की काउंटर फाइल को भी देखा जाए और इंतखाबी फहरिस्त की मार्क कॉपी को भी देखा जाए। गिनती में शामिल और खारिज किए गए और ज़ायशुदा बैलेट पेपर्स का भी जायजा लिया जाए। पहले मरहले में दस्तावेजात बशमूल नतीजा फॉर्म के दुरुस्त होने का जायजा लिया जाए। दूसरे मरहले में गैर तस्दीक शुदा फॉर्म के इंतखाबी नताइज पर असरात का जायजा लिया जाए और तीसरे मरहले में इलेक्शन ऑफिशल्स का एहतसाब किया जाए। फाफिन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन फॉर्म्स 45 की मुख्तलिफ कॉपियों की हकीकत की वजाहत करे। इंतखाबी खिलाफ वर्जियाँ हुई तो इन पोलिंग स्टेशन या पूरे हल्के में दोबारा पोलिंग कराई जाए। इलेक्शन कमीशन सारा अमल नोटिफिकेशन के 60 दिन के अंदर मुकम्मल करे और इलेक्शन कमीशन के फैसले से गैर मुतमईन शख्स 30 दिन में सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकता है। इसके अलावा 12 फरवरी को एक शहरी ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली खान की जानिब से धांधली के पेश नज़र 8 फरवरी के इंतखाबात का लदम करार देने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, जिस पर आज समाअत हुई तो पता चला कि दरख्वास्त गुजार ने अपनी दरख्वास्त ही वापस ले ली है और वो आज की समाअत में पेश भी नहीं हुए। मगर चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस दरख्वास्त पर भी संगीन सवालात उठाए और वाज़ेह किया कि वो इस केस को सुनेंगे। समाअत के आगाज़ में चीफ जस्टिस काजी फायदीसा ने रिमार्क दिए कि ऐसे सुप्रीम कोर्ट के साथ मजाक नहीं हो सकता, दरख्वास्त गुजार को कहीं से भी लाकर पेश करें, ये केस हम सुनेंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि दरख्वास्त गुजार अली खान कहाँ हैं, जिस पर कोर्ट एसोसिएट ने कहा कि दरख्वास्त गुजार से नोटिस की तामील के लिए फ़ोन और एड्रेस पर राब्ते की कोशिश की है। तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क देते हुए कहा कि पहले दरख्वास्त दायर करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, ये क्या महज तशहीर के लिए दरख्वास्त दायर की गई थी? दरख्वास्त गुजार को किसी भी तरह पेश करें, ये केस चलाएंगे। दरख्वास्त गुजार ने दरख्वास्त दायर करते ही खुद मीडिया पर जारी कर दी। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि इंतखाबात से मुताल्लिक दरख्वास्त टेलीविजन के लिए दायर हुई थी। चीफ जस्टिस ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से कहा कि ऐसे नहीं चलेगा, आमतौर पर दरख्वास्त दायर होते ही मीडिया पर जारी नहीं हो जाती, दरख्वास्त गुजार से बजरिया फ़ोन दोबारा राब्ता करें। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट का मजाक नहीं बनाया जा सकता। क्या पता दरख्वास्त गुजार ने खुद दरख्वास्त फाइल की भी है या नहीं, क्या पता बाद में आकर दरख्वास्त गुजार कह दे कि मैंने दरख्वास्त वापस नहीं ली। जिसके बाद चीफ जस्टिस ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को बजरिया मुतल्लिका SHO दरख्वास्त गुजार को लाने का हुक्म दे दिया और रिमार्क दिए कि केस की समाअत आज ही दरख्वास्त गुजार के आने पर होगी। मगर दरख्वास्त गुजार का कुछ पता नहीं चला, जिसके कुछ देर बाद चीफ जस्टिस काजी फायदीसा ने इस हवाले से हुक्मनामा लिखवाया, जिसके मुताबिक अदालत को बताया गया कि दोबारा राब्ता करने पर दरख्वास्त गुजार का राब्ता नंबर बंद मिला। क्या सिर्फ तशहीर के लिए दरख्वास्त दायर की गई है? ऐसा करने की इजाज़त नहीं देंगे, सुप्रीम कोर्ट का गलत इस्तेमाल करने नहीं देंगे। बताए गए पते और राब्ता नंबर पर दरख्वास्त गुजार को नोटिस की तामील नहीं हो सकी है। इंतखाबात से मुतालिक दरख्वास्त 12 फरवरी को बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई है। दरख्वास्त दायर होने से पहले ही मीडिया पर नशर हो गई। इंतखाबात से मुतालिक दरख्वास्त एतराज़ात के साथ समाअत के लिए मुकर्रर की। दरख्वास्त गुजार ने दरख्वास्त की भरपूर तशहीर होने के बाद वापसी की इस्तदा कर दी। बजरिया SHO भी दरख्वास्त गुजार ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली खान से राब्ता किया जाए। केस की दोबारा समाअत 21 फरवरी को होगी। दरख्वास्त गुजार ने खुद को फौज का साबिक ब्रिगेडियर बताया है, जिसके बाद अदालत ने दरख्वास्त गुजार ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली खान को वजारत दिफा के जरिए नोटिस जारी कर दिया। अब जहां ये तनाज़ा बरकरार है, तो वहीं गुज़िश्ता 3 दिनों से पाकिस्तान में सोशल मीडिया साइट X की सर्विसेज
मुअत्तल रही हैं। सोशल मीडिया साइट एक्स की सर्विस 17 फरवरी की शाम से डाउन थी, जबकि गुज़िश्ता रोज़ एक्स की सर्विस आधा घंटा बहाल होने के बाद फिर डाउन हो गई थी और आज शाम को एक बार फिर उसकी सर्विसेज बहाल कर दी गई, मगर उसे वक्फे से बहाली और बंदिश का सामना है। दूसरी तरफ इंतखाबात में मुबैना धांधली से मुताल्लिक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज जारी है। इंतखाबी नताइज के खिलाफ कोयटा में DRO के दफ्तर के सामने 4 जमाती इत्तेहाद का एहतजाजी कैंप लगा हुआ है। बलूचिस्तान की नुमाइंदा जमातें पश्तूनख्वा मैप, नेशनल पार्टी, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी और हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी फॉर्म 45 के मुताबिक इंतखाबी नताइज जारी करने का मुतालबा कर रही हैं, जबकि चमन में भी एहतजाज जारी है। जिला कॉम्प्लेक्स के सामने कंटेनर्स रखकर शाहरा को दोनों तरफ से बंद किया गया है, जबकि किला अब्दुल्ला के नताइज के खिलाफ JUI ने DC दफ्तर पर धरना दिया हुआ है और नसीराबाद में पीपल्स पार्टी ने एहतजाज किया और RO ऑफिस के सामने धरना दिया और शुमाली वजीरिस्तान में PTI और JUI ने धरना देकर मुख्तलिफ सड़कें बंद कर दी। जबकि आज सेनेट में भी इंतखाबात में धांधली का मामला उठा और अपोजिशन अरकान ने इंतखाबात में मुबैना धांधली पर बहस कराने का मुतालबा किया। इस दौरान चेयरमैन सेनेट की डाइस के सामने आकर इलेक्शन चोरी नामंजूर के नारे लगे। चेयरमैन सेनेट सादी संजरानी ने कहा कि आज बहस हुई तो वजारत की जानिब से कौन जवाब देगा, कल इजलास में इंतखाबात पर बहस करेंगे। मेरी गुजारिश है, मेरी सुन लें, पहले मेरी सुन लें जी प्लीज। ऑनरेबल सेनेटर साहिबान लीव एप्लीकेशन लेने दें, फिर उसके बाद आप लोग लीव एप्लीकेशन लेने दें। बाकी आपके साथियों ने भी कहा तो आप मोशन उसमें डाल दें ताकि डिस्कशन हो सके पूरे हाउस। तवज्जो दिलाओ, आपके पास पहले वर्किंग डे में दाखिल हो गया था। आज मेरा ख्याल ये था कि सबसे अहम मामला जो है इस मुल्क में ये है, मगर इस मामले को कोई अहमियत नहीं दी। इसको लगा देंगे, बस हम कल इसको लगा कि इस पे ही डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह जी। ठीक है जी, ख्याल है कि ताकि तमाम पार्टियां कल बिल्कुल कल कोई क्वेश्चन और नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, इसी पे डिस्कशन करेंगे जी। पूरी किया गया है मैंडेट कौम का, एक उम्मीद का, एक जमहूरियत के हक में मैंडेट था, उसको चोरी कर दिया गया। सब कुछ एडजर्न करके मेरा ख्याल है कि आज ये मोशन देखिए, आज मेरी अली जफर साहब गुजारिश है, प्राइवेट मेंबर डे हफ्ते में एक दफा आता है, तो इसको आज करके कल का पूरा दिन हम इसी पे ही लगा देते हैं ताकि मिनिस्ट्रियों से जवाब भी हम ले लें, फॉर्मेलिटी भी कंप्लीट करेंगे, कल सारा उस डिबेट करें इस पे। दूसरी तरफ मुल्क भर से सूबाई और कौमी असम्बली के हलकों के नताइज में बेज़ाब्तियों से मुतालिक मुख्तलिफ केसेस की समाअत इलेक्शन कमीशन में जारी है और आज इलेक्शन कमीशन ने तकरीबन 87 सूबाई और कौमी असम्बली के हलकों से मुतालिक मुख्तलिफ दरख्वास्तों की समाअत के लिए अपनी कॉज लिस्ट जारी की है, जिसमें तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार सलमान अकरम राजा के केस से मुतालिक भी समाअत हुई है, जो अब 21 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। आज एक और अहम मामला अदालत में उठा है, अहम अहकामात सामने आए हैं, आपके सामने तफसीलात रखेंगे एक ब्रेक के बाद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने लापता बलोच तलबा केस की समाअत की। मुसलसल दूसरी बार तलब करने के बावजूद निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ अदालत के सामने पेश नहीं हुए, जिस पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया। समाअत के दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने अटॉर्नी जनरल मसूद उस्मान अवान से पूछा कि क्या लापता 12 तलबा अभी तक बाजियाब नहीं हुए। इस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि मेरी मालूमात के मुताबिक 8 तलबा अभी बाजियाब नहीं हुए। इस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने पूछा कि निगरां वज़रा, सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला किधर हैं? क्या दूसरी दफ़ा भी वज़ीर आज़म नहीं आए? सेक्रेटरी दिफा क्यों नहीं आए? इस दौरान सेक्रेटरी दाखिला आफ्ताब दुरानी अदालत के सामने पेश हो गए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की अदम हाजिरी पर रिमांड देते हुए कहा कि निगरां वज़ीर आज़म से पूछ लें, उनको इसलिए बुलाया था क्योंकि वो जवाबदेह हैं, यहाँ कोई कानून से बालातर नहीं है, या आप इन लापता अफराद के खिलाफ क्रिमिनल केसेस की तफसील बताएं, या फिर रियासती इदारे जबरी गुमशुदगियों के जिम्मेदार हैं, या फिर ये लोग खुद भाग गए या किसी तीसरे ने उन्हें अगवा कर लिया। इस सूरत में फिर रियासती इदारों की नाकामी है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने मजीद रिमार्क दिए कि 24 तारीखें हो चुकी हैं, इन लापता बच्चों की माएँ बहनें होंगी, वो ढूंढ रही होंगी। इस्लामाबाद में F6 से बगैर FIR एक शहरी को उठाकर ले गए। 3 हुकूमतें लापता बलोच स्टूडेंट्स की बाजियाबी का कुछ नहीं कर सकी। अभी निगरां हुकूमत है, इससे पहले 16 माह की एक हुकूमत थी और उससे पिछली हुकूमत भी मिसिंग पर्सनस के इशू पर कुछ ना कर सकी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला सरकारी मुलाजिम है, DGISI और DGMI भी सरकारी मुलाजिम हैं, ये सब अफसरान जवाबदेह हैं, कोई कानून से बालातर नहीं है। समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ने अदालत से इस्तदा की कि नई हुकूमत आएगी तो उन्हें पॉलिसी बनाने का वक्त दे दें। इस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क दिए कि वो क्या कहेंगे कि क्या जबरी गुमशुदगी
मौजूदगियां होनी चाहिए। कुछ इदारों को जो इस्तिस्ना मिला हुआ है वो नहीं मिलना चाहिए। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद MP ऑर्डर्स को गलत इस्तेमाल करते रहे। अब अदालती फैसले के बाद वो तौहीन अदालत केस का सामना कर रहे हैं। आज समाअत के दौरान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वकील शेर अफजल मरवत अदालत के सामने पेश हुए और बताया कि मेरे घर पर रात 2 बजे छापा मारा गया। छापा मारने वालों ने मास्क पहन रखे थे। इस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क दिए कि ये MNA और वकील हैं, इनके साथ इस्लामाबाद में ये हो रहा है। अगर यहाँ एक रुकन असेंबली के साथ ऐसा हो रहा है तो बलूचिस्तान में आम लोगों के साथ क्या होता होगा। अगर IG का रवैया ठीक नहीं होगा तो उसको हटा देना चाहिए। जो आदमी दिन को घर पर है उसके घर रात को रेड क्यों की गई। समाअत के दौरान अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला, IG इस्लामाबाद और CTD अफसरान को बुलाने की हिदायत दे दी और रिमार्क देते हुए कहा कि जो कुछ हो रहा है सारे निजाम को पता है, जज को भी पता है, लेकिन सब खामोश हैं। रियासत के इदारे ये करेंगे तो चोरों डाकुओं से शहरियों को कौन बचाएगा। ये वाना या लकी मरवत की नहीं, इस्लामाबाद के F8 सेक्टर की बात कर रहा हूँ। मुंतखब MNA और वकील सुप्रीम कोर्ट के साथ होने वाला ये रवैया शर्मिंदगी का मकाम है। इस दौरान शेर अफजल मरवत ने कहा कि IG इस्लामाबाद को 10 दिन जेल भेज दें तो सब ठीक हो जाएगा। समाअत के दौरान बलोच तलबा की वकील एडवोकेट ईमान मजारी ने अदालत को बताया कि गुज़िश्ता चंद माह के दौरान मजीद स्टूडेंट्स को भी जबरी तौर पर गुमशुदा किया गया है। हुकूमत बदलने से कुछ नहीं होता, ये रियासती पॉलिसी है। समाअत के दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क दिए कि यूनिफॉर्म की इज्जत को बहाल कराने की जरूरत है। IG को बता दें इस्लामाबाद में कोई अगवा हुआ तो FIR उनके खिलाफ होगी। सारी दुनिया देख रही है, यहाँ तमाम ममालिक के सिफारत खाने हैं, वो देख रहे होंगे कि वो कैसे दारुल हुकूमत में रहते हैं। प्राइम मिनिस्टर होते तो देखते कि यहाँ किस तरह काम हो रहे हैं, बगैर वारंट के लोगों के घरों में दाखिल होते हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि हम ISI, MI और IB के DGs पर मुश्तमिल कमेटी बना देते हैं। निगरान वज़ीर आज़म आइंदा समाअत पर कराची ना जाएं, अदालत आएं और अदालत आने को अपनी तौहीन ना समझें। आप डरें उस वक्त से कि जब कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ कोई उठ खड़ा हो। सेक्रेटरी दाखिला देख लें, किसी दिन अपने घर आने वाले को मज़ाहमत में कोई गोली मार देगा। आज समाअत के इख्तिताम पर अदालत ने अगली समाअत में निगरान वज़ीर आज़म के साथ वज़ीर दिफा और वज़ीर दाखिला को तलब करते हुए इस केस की समाअत 28 फरवरी तक मुलतवी कर दी। आज के प्रोग्राम में इतना ही। रात दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।